सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम मानवाधिकार के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, जो आपका यूपी पुलिस में आपके स्पेशल टॉपिक है। मतलब यूपी पुलिस में आपको वो चाहे कांस्टेबल हो या फिर वो एसआई ही क्यों ना हो, तो उसमें आपका ये स्पेशल टॉपिक बन जाता है और इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका 2 या 4 नंबर तो फिक्स हो ही जाने हैं। ठीक है। और इसमें मैं इसके लेवल को मैंने इतना उठाया है कि एसआई के ऊपर तक का भी लेवल है। देखो, ये वीडियो 1 घंटे से 1.5 घंटे की हो सकती है, 1.5 हर्ट्स की हो सकती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने इसको देख लिया, 1 पॉइंट सजेस्टेड स्पीड 1.5x रहेगी, आप इसको 2x पर भी देख सकते हैं, अगर आपको आपको चीज़ें अगर पहले से भी आती हैं तो। ठीक है। बाकी आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, आप आगे उसको देख लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है कि आपको नोट्स की कमी तो एकदम होने ही नहीं वाली है। ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर करना। यहाँ तक आप अगर आए हैं तो आप, सिंपल सी बात है, एक पढ़ने वाले छात्र हैं, और ये जो चैनल है आपका, ये ये पढ़ाई वाला ही है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके आप एक पॉजिटिव एनर्जी ही पाएंगे, और मुझ में भी आप पॉजिटिव एनर्जी देंगे। और जब जैसे-जैसे आप सब्सक्राइब करते जाएँगे, मेरे सब्सक्राइबर्स जैसे-जैसे बढ़ेंगे, मेरा मोटिवेशन उतना ही बढ़ेगा, और मैं हर वीडियो में अपने कंटेंट को सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है? और वादा ये है आपसे कि आपके जो अभी प्रेज़ेंट में आप देख रहे होंगे, 1-2 लोग हैं, और सिंपल स ऐसा ही पढ़ा रहे हैं वो लोग। बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, उनसे अच्छा पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है? जीएस स्टडी करके जो लोग हैं, और नाम पूरा नहीं लूँगा। ओके? तो बस आपसे मैं वादा कर रहा हूँ, कभी आपको मैं धोखा नहीं दूँगा कंटेंट को लेकर के। ठीक है? तो इतनी बातें हो गई, काफ़ी है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग मानवाधिकार के बारे में पूरा अध्ययन करने वाले हैं, जो आपका यूपी पुलिस स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत आपका आता है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। मानवाधिकार की अवधारणा और विशेषताएँ क्या हैं? सबसे पहले हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे मानवाधिकार को, और इसको एकदम हाई लेवल पर ले जाएँगे। हाई लेवल पे ले जाएँगे, और बाद में, अभी तो थ्योरी में सिर्फ़ करा रहा हूँ, बाद में ज़रूरत होगी तो मैं इनके पीवाईक्यूज़ जितने भी होंगे, जितने भी आपका यूपी पुलिस, एसआई, कांस्टेबल और अन्य राज्य की जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं, इसमें मानवाधिकार से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, या स्पेशल टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, उनकी एक सीरीज़ चला करके पूरा टॉपिक क्लियर करवा दूँगा। ठीक है? तो आपके जो 15 नंबर ये तक हैं आपके, वो आपके क्लियर हो जाएँगे, एकदम पक्के हो जाएँगे। ठीक है? मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते जन्म से प्राप्त होते हैं। ये अधिकार राज्य द्वारा नहीं दिए जाते हैं, याद रखिएगा इनको, बल्कि राज्य का कर्तव्य इनकी रक्षा करना है। ठीक है? तो मानवाधिकार क्या है? आपने जन्म लिया, तो आपको जन्म से ही कुछ अधिकार मिल जाते हैं। जो जन्म से ही अधिकार मिल जाए, वही आपके मानवाधिकार है। मानवाधिकार में आपका, जैसे आपके जीने का अधिकार हो गया, आपको जैसे हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है मानवाधिकार की परिभाषा वगैरह सब। ठीक है? और एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार, ये सब आपके क्या आते हैं? ये मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन के अनुसार ये वे अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति में अंतर्निहित हैं, और जिनके बिना हम मानव के रूप में जीवित नहीं रह सकते हैं, वो आपका मानवाधिकार होता है। ठीक है? और इनकी विशेषताओं के बारे में अगर देखेंगे कि की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें, तो आपका जो सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल है आपके, या दुनिया के हर व्यक्ति पर लागू होते हैं, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग या राष्ट्रीयता के भेदभाव के। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तानी हैं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो वहाँ पे मानवाधिकार नहीं है, नहीं। ये एक इंटरनेशनल चीज़ है। ठीक है? इंटरनेशनल यूनिवर्सल चीज़ है अगर कहें तो। ठीक है? और अदेय है, यानी कि इन्हें किसी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता है। कोई भी नहीं छीन सकता है, चाहे जितना बड़ा वो पावरफुल व्यक्ति हो, छीना नहीं जा सकता है। हाँ, अगर कोई इसका हनन कर देता है तो वो इसके विरोध में जा सकता है। अविभाज्य है ये, सभी अधिकार नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक एक दूसरे से जुड़े हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। अगर आप नागरिक होकर के देखेंगे तो आपको राजनीतिक होना पड़ेगा, राजनीतिक होगे तो आपको आर्थिक होना पड़ेगा। ये तीनों आपस में ऐसे मर्ज हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। और ये असीमित नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर इन पर तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तार्किक प्रतिबंध। ठीक है?
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इनके लगाए जा सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? मान लो आपका जो आपातकाल की स्थिति आ गई, तो वहाँ पर आपके जैसे यहाँ पर जो आपके राइट्स हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। उसी तरीके से आपको जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर यहाँ पे आपको बंद किया जा सकता है। मान लो आपका 143 लगा था, 143 पुराने में था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, 318 है। 318 नहीं, 318 में तो 400 DC का है। आप ये बताएंगे जो आपका BNS है, BNS ने 143 144 सॉरी 144 किस में है? ठीक है, अगर 144 धारा लगी हुई है कहीं पर, तो वहां पर क्या है, आपको 4 लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन खड़े हो सकते हैं। हमारा ये हमारा राइट है, ह्यूमन राइट है। लेकिन अगर धारा 144 लगाई गई है, तो ऐसी स्थिति में वह लगाई जाएगी कि थोड़ा सा सुरक्षा के मामले में लगाया जाएगा। कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी इसलिए वहां पर वो लगाया जाएगा। ठीक है, तभी आपका वहाँ पे हनन किया जा सकता है। यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा है सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर, यानी कि किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी समझ लेते हैं। इसकी जो प्राचीन जड़ें रही हैं, साइरस सिलेंडर 593, इसे दुनिया का पहला मानवाधिकार चार्टर माना जाता है। फारस के राजा साइरस, जो आपका साइरस सिलेंडर था, ये आपका जो आपका फारस है, पर्सिया जिसको कहते हैं, करंट में आपका जो ईरान है, क्या है आपका जो ईरान है, वहाँ का जो राजा था साइरस महान ने बेबीलोन जीतने के बाद दासों को मुक्त किया था। तब बेबीलोन जीता था, जब साइरस ने बेबीलोन जीता था, तो बेबीलोन जीतने के बाद वहाँ पे जितने भी दास थे उनको मुक्त कर दिया था तथा धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। यही आपका पहला पहला मानवाधिकार माना जाता है। ठीक है, तो ये पहला मानवाधिकार आपका माना जाता है। यहीं से आपका जन्म हुआ मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट्स का। जो प्राकृतिक कानून है, यानी कि ग्रीन स्टोइक दार्शनिकों और रोमन कानून ने यह विचार दिया कि कुछ अधिकार ब्रह्मांडीय कानून का हिस्सा है, मतलब यूनिवर्सल है। जैसे आपका ऋग्वेद में जैसे समानो मंत्रा समिति, समान यानी कि समानता का विचार दिया गया है। याद रखिएगा, समानता का विचार किसमें दिया गया है? तो ऋग्वेद में दिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। अशोक के शिलालेख में कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलो अब मध्यकालीन और आधुनिक क्रांतियां पढ़ लेते हैं, आपका ह्यूमन राइट से संबंधित है। जो आपका ह्यूमन राइट से संबंधित है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे आपका वर्ष 1215 का समय था, यहाँ पर मैग्ना कार्टा आया। क्या था? इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा कानून के शासन की नींव रखी गई थी। ठीक है, एक घोषणा पत्र था, उसको उसको आपके इंग्लैंड के राजा जॉन जॉन द्वारा पब्लिकली पढ़ा गया था, तो उसको आपका मैग्ना कार्टा कहते हैं। फिर आया आपका समय 1689 का, इसमें बिल ऑफ राइट्स आया। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता और नागरिकों के अधिकारों की पुष्टि की गई। 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हो गई। ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, वहां पर ऐसा कहा गया। कब कहा? ये कहाँ के आ गया? इस सापेक्ष में अगर आपका कथन आ जाता है, वैसे कांस्टेबल में तो आने की उम्मीद नहीं है, बट हाँ एसआई जैसे एग्जाम्स में आपको ये पूछ सकता है। ऑल मेंस आर क्रिएटेड इक्वल स्टेटमेंट किस राष्ट्र की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? अमेरिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड ऑफ द सिटीजन, की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यहीं से आपका ये इंडिया में भी लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। चलो द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र का गठन पढ़ लेते हैं। लीग ऑफ नेशंस की विफलता। लीग ऑफ नेशंस क्या हुआ करता था, आइए समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना लीग ऑफ नेशंस, यानी कि लीग ऑफ नेशंस क्या था? अभी जो आप यूएन देख रहे हैं ना, यूएन, उसी का एक पहले का एक रूप हुआ करता था ये। इसमें था कि अभी जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जैसे कि जो क्या बोलते हैं, जेनोसाइड हुआ है, नरसंहार हुआ है, वो भविष्य में ना हो। ठीक है, भविष्य में ना हो, वहां से मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या, जब मानवाधिकारों की रक्षा द्वितीय विश्व युद्ध के मतलब हाँ, ये बनाया गया था मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो वहां पे क्या मानवाधिकार और क्या शांति, सब कुछ तबाह हो गया और इसकी विफलता हो गई। ठीक है, फिर समय बदला और नाजी अत्याचार, यानी कि जो नाजी होलोकॉस्ट थे, जैसे हिटलर हो गए आपके, हिटलर के शासन में यहूदियों और अल्पसंख्यकों के नरसंहार ने दुनिया को झकझोर दिया। यह महसूस किया गया कि मानवाधिकार केवल किसी देश का आंतरिक मामला नहीं हो सकता, इसे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण चाहिए। यहीं से आपका जन्म हो गया यूएन का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूएनओ के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूएनओ के नाम से हम इसको जानते हैं।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर आपका आया, यूएन चार्टर जिसको कहते हैं 1945 में आया। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हो गई। प्रस्तावना इसकी प्रियम्बल में क्या लिखा है, मौलिक मानव अधिकारों, मानव गरिमा और पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में विश्वास की पुष्टि करना आपका इसकी प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य था, और ऐसा लिखा भी है इनके उसमें। और यूएन का जो आयोग था इसके स्थापना के लिए, इसके आयोग का गठन आपको 1946 में हुआ। यूएन ने मानवाधिकार आयोग का गठन किया, कब किया था, 1946 में। इसकी अध्यक्षता एलिनोर रूजवेल्ट ने की, जिन्होंने यूडीएचआर का मसौदा आपका तैयार किया था। तो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि यूडीएचआर, ठीक है, मतलब जो आपका यूडीएचआर था, इसका जो मसौदा तैयार किया था वो किसने तैयार किया था, तो आपका एलिनोर रूजवेल्ट ने इसका मसौदा तैयार किया गया था। ये अच्छे से आप याद रखेंगे। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, ठीक है, घोषणा कब की गई, तारीख 10 दिसंबर 1948 पेरिस में अपनाया गया। इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में आप मनाते हैं इसको आप, ठीक है। तो आपका मानवाधिकार जो दिवस है आपका वो कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कुल अनुच्छेद इसमें कितने हैं आपके, 30 आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। टोटल आर्टिकल्स की जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं, टोटल 30 आर्टिकल आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसकी प्रकृति क्या है, बाध्यकारी संधि नहीं है, ये जो ट्रीटी है ये बाध्यकारी नहीं है, बल्कि एक आदर्श घोषणा है। आप इसको माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है, लेकिन अब यह प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा है। प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून आपको शायद मैंने बताया है या नहीं बताया है, समझ लीजिए। प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होते हैं आपके, जो प्रथा के हिसाब से चले जाते हैं, ठीक है। जैसे ब्रिटेन का जो आपका संविधान है वो प्रथागत है, ठीक है। इसके जो आपके जो की आर्टिकल्स हैं, जैसे आपका अनुच्छेद 1 में, जैसे आपका जो सार्वभौमिक घोषणा वाला है जो यूडीएचआर है, इसमें आपको 1948 में आया था। इसके जो आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 1 है यहाँ पर, सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान है, समान आपका अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 3 में जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार 3 में लिखा हुआ है। ये चीजें रटने वाली है, तो आप इनको रटेंगे। अनुच्छेद 4 में है दासता की मुक्ति और यातना से मुक्ति आपका 5 में है, और 9 में है मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा। 1966 के दो प्रमुख प्रतिज्ञा पत्र कौन से आए थे, उनको पढ़ लेते हैं। यूडीएचआर को कानूनी रूप देने के लिए 1966 में 2 संधियां लाई गई, और 1966 की संधियां 10 साल के बाद लागू हुई थी। कब, 1976 में लागू हुई थी। आईसीसीपीआर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का एक मतलब क्या बोलते हैं, पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र। आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। वही, लेकिन यहाँ पर आईसीसी का फुल फॉर्म ये नहीं है। एक तो आईसीसी आपका होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। फिर आपका आता है इसके नीचे, ये मतलब यहीं से आप कह सकते हैं कि यहीं से उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, आईसीसी की। आईसीईएससीआर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है ना। तो ये आपका जो एक क्या बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र था, वो आपका यहाँ से बना था। कहाँ से बना था, यूडीएचआर के जो कानूनी रूप देने के लिए 1966 में संधियां हुई थी, जिसको 1976 में लागू किया गया था, वो आपका यहाँ से आपका इन दोनों प्रतिज्ञा पत्रों को आपका लागू किया गया था। चलो, यूडीएचआर प्लस आईसीसीपीआर प्लस आईसीईएससीआर को जब मर्ज कर दिया गया आपस में, इनको जब मर्ज कर दिया गया, तो आपका इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स बना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक आपका बन गया। अब समझ लेते हैं, जो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। 3 भागों में डिवाइड किया गया था, 1, 2 और 3, इनमें इनको डिवाइड किया गया था, ठीक है। चलो, यह वर्गीकरण चेक न्यायविद कॉरेल वासाक ने 1979 में दिया था। याद रखना, जो आपको मानवाधिकारों का वर्गीकरण किसने किया था, तो आपके एक चेक गणराज्य के न्यायविद थे, जिसको हम कॉरेल वासाक के नाम से जानते हैं, कॉरेल वासाक के नाम से जानते हैं। इन्होंने इसका 1979 में इसका वर्गीकरण किया था, और ये फ्रांसीसी क्रांति के नारे पर आधारित था। प्रथम पीढ़ी नागरिक और राजनीतिक। प्रथम पीढ़ी का प्रकार कैसा था, तो राजनीतिक और नागरिक था। इसका नारा क्या था, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी इसका नारा हुआ करता था। रंग इसका कैसा था, नीला था। अधिकारों के उदाहरण जैसे जीवन का अधिकार, मतदान, अभिव्यक्ति की आज़ादी, निष्पक्ष सुनवाई, नकारात्मक अधिकार राज्य के हस्तक्षेप से रोकते हैं। द्वितीय पीढ़ी आपका आगे इसमें आर्थिक सामाजिक था, जिसमें समानता बताया गया, और इसका रंग आपका लाल हुआ करता था। इसमें काम का अधिकार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य का अधिकार इसमें आपका वर्णित था। पीढ़ी 3 में और पीढ़ी 2 में ही आपका सांस्कृतिक है। पीढ़ी 2 में ही आपका सांस्कृतिक था, जिसको इक्वलिटी कहते हैं, और इक्वलिटी इसके बारे में इसमें भी बताया गया था, समानता और आवास,
सकारात्मक अधिकार राज्यों में संसाधनों की मांग करते हैं। ठीक है। तृतीय पीढ़ी में सामूहिक या फिर एकजुटता के बारे में, यानी यूनिटी को यहाँ पर दिखाया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका यूनिटी को दिखाया गया था, और बंधुत्व यानी कि फर्टिलिटी जो आपका है यहाँ पर हरा को दिखाया गया था। विकास, हरा इसका रंग था, हरा जो था इसका कलर था आपका। ठीक है, और विकास का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, शांति का अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार आपका पीढ़ी 3 में था। ये बहुत ही डीप लेवल की चीज है। आप अगर कांस्टेबल वाले हैं इसको आप फटाफट एक बार देख जरूर लीजिए, बाकी एसआई वाले तो इसको जरूर देखेंगे। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब आया आपका? 1993 में आया। पृष्ठभूमि इसकी क्या रही? पेरिस सिद्धांत, जो पेरिस प्रिंसिपल्स थे 1991 के, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक, इसी के आधार पर भारत में कानून बना था। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत में किस आधार पर कानून बना? तो पेरिस सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना के लिए जो बनाया गया था, इसी के आधार पर आपका भारत में कानून बनाया गया था। लागू होने की तिथि इसकी थी 28 सितंबर 1993। अध्यादेश के रूप में पहले आ गया था। कब आया था? 1991 में आया था। अध्यादेश आपका 1991 में आया था। और उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर मानवाधिकार आयोगों का गठन और मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना करना। संरचना क्या है? इसके 8 अध्याय हैं और इसमें कुल 43 धाराएं दी गई हैं। इसके अध्याय के इसको हम लगभग 7 चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे चैप्टर्स के थ्रू आपको पढ़ाया गया है। इसकी धारा 2 में क्या कहा गया है? प्रारंभिक में, यानी कि मानवाधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में शामिल और भारत की अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। मानवाधिकार क्या है? परिभाषा परिभाषा किस में दी गई है? आपका धारा 2 में दी गई है, जो यूडीएचआर थी आपकी। यहाँ पर पढ़ेंगे, यूडीएचआर नहीं, पीएचआरए। जो पीएचआरए था आपका, इसकी जो धारा 1 है, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल 43 धाराएं हैं। ठीक है, इस 43 धारा में से एक धारा आई, धारा 2, जिसमें आपका वर्णन परिभाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और परिभाषाओं में से मानवाधिकार का जो सबसे पहले इसमें वर्णन किया गया, उसको क्या कहा गया? संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं में शामिल और भारत की अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार जितने भी वो सब आपका धारा 2 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अध्याय 2 में है संरचना, इसके बारे में बताया गया, जैसे आपका जैसे इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वगैरह, एनएचआरसी के बारे में बताया गया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। संरचना इसकी धारा 3 के अंतर्गत इसमें संरचना की गई है। और जो संशोधन है इसका, संशोधन में 2019 के बाद इसमें आपका जो धारा 3 में की संरचना जो बनाई गई है आपकी, राष्ट्रीय एनएचआरसी की जो संरचना बताई गई है, वो 2019 में एक संशोधन किया गया था। उसके बारे में आपको बताया गया। संशोधन क्या है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई रहा हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश रहा हो। मतलब आपको अध्यक्ष बनना है अगर एनएचआरसी का, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई या फिर कोई अन्य न्यायाधीश होना जरूरी होता है। ठीक है, सदस्य 5 इसके पूर्णकालिक होते हैं, जो एक जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो। ठीक है, एक जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो। 3 मतलब है या रहा हो, दोनों हो सकते हैं, पहले वाला और प्रेजेंट वाला दोनों। 3 मानवाधिकार विशेषज्ञ, इनमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए। पदेन सदस्य इसके 7 आयोगों के अध्यक्ष होते हैं, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, सॉरी, एससी आयोग के अध्यक्ष हो गए, आपके एसटी आयोग के, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ओबीसी आयोग। ठीक है, फिर आपका आ गया बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त, जो होते हैं इनके आपके पदेन सदस्य होते हैं। नियुक्ति कितनी है उसकी? नियुक्ति धारा 4 में बताई गई है। राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। समिति में कौन कौन होता है? 6 सदस्यीय समिति होती है, जिसमें आपका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। लोकसभा मतलब जो प्रधानमंत्री होता है वो उसका अध्यक्ष। यहाँ से समझिए, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर। देखो मैंने क्या बताया, इसका जो देखो, जो राष्ट्रीय एनएचआरसी का जो अध्यक्ष होता है ना, वो अध्यक्ष किसका होता है? वो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो जज रहा हो या फिर हो, वो आपका इसका अध्यक्ष होता है। किसका? एनएचआरसी का। ठीक है, और यहाँ पर जो अध्यक्ष के बारे में बताई गई है, जैसे अ,
और जो आपकी जो एनएचआरसी की समिति रहती है उसमें 6 सदस्य रहते हैं। कितने? 6 सदस्य रहते हैं। जो आपका छठा वाला आएगा, छठा वाला की यार कैसे मैं तुमको बताऊं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर ये चौथा हो गया और उसके बाद आपका नियुक्ति आएगी। चौथा के बाद आपका एक प्रधानमंत्री भी होता है। इसमें शायद कुछ मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। ओह सॉरी, ठीक है, यहीं तक है। 3 मानवाधिकार विशेषज्ञ होते हैं और एक जो सुप्रीम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर रहा हो वो रहते हैं इसका, ये आपका अध्यक्ष होता है। यहाँ पर आपका चैप्टर क्लोज हो गया। अब आते हैं इस पर। इसका जो पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है, मतलब 5 पूर्णकालिक, तो 5 तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो आपके पदेन सदस्य होते हैं वो आपके एससी, एसटी, महिला, अल्पसंख्यक, ओबीसी, बाल अधिकार संरक्षण तथा दिव्यांगजन के जो आपके जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष होते हैं। इनकी नियुक्ति धारा 4 में बताई गई, जो आपको राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर किया जाता है। और जो आपकी ये समिति होती है जो सिफारिश करती है राष्ट्रपति के, तो वो आपका प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं समिति के, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं इसके, और राज्यसभा का उपसभापति होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, और केंद्रीय गृह मंत्री इसके क्या होते हैं? उस समिति के सदस्य होते हैं जो सिफारिश करते हैं उनकी नियुक्ति के लिए। इनकी कार्यकाल को धारा 6 में बताया गया, जिसका संशोधन 2019 में कर दिया गया था। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो आपका पहले हो जाए तो आप उसको पालन करेंगे। पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, मतलब रीअपॉइंटमेंट उनका हो सकता है। हटाया जाना धारा 5 में बताया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाता है। और आधार साबित कदाचार या असमर्थता, मिसबिहेवियर अगर आपका साबित हो गया तो आपको जाना पड़ेगा। अगर आप असमर्थ हैं तो भी आपको हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और इसकी जो प्रक्रिया होती है हटाने की, वो सुप्रीम कोर्ट का जज जब वेरीफाई करेगा इसको कि हाँ इनके पे कदाचार साबित हो चुका है या फिर वो असमर्थ हैं, अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर सकते, तो उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। किस धारा के अंतर्गत हटाया जाएगा? तो आर्टिकल 5 के अंतर्गत उनको हटा दिया जाएगा। आयोग के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं? धारा 12 में कार्य को बताया गया, मानवाधिकार हनन की जांच करना, स्वतः संज्ञान, सुओमोटो या शिकायत पर, ठीक है, एसयू सुओमोटो इसको कहते हैं। इसकी शिकायत पर आपका मानवाधिकार हनन की जांच करता है। अगर आप खुद शिकायत करते हैं, स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है। कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है। कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है, ठीक है। जेलों और सुधार गृहों का निरीक्षण करना और संवैधानिक उपायों की समीक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करना, न्यायालय में लंबित मानवाधिकार मामलों में हस्तक्षेप करना। धारा 13 क्या है? इसमें शक्तियों के बारे में बताया गया है। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। गवाहों को बुलाना, दस्तावेज मंगाना, शपथ पत्र पर गवाही देना इत्यादि आपका धारा 13 में वर्णित है, शक्तियां वर्णित है इसमें। इसमें आपका प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। धारा 19 में क्या है? सशस्त्र बलों के संबंध में, सेना सशस्त्र बलों के मामले में आयोग की शक्ति सीमित है। वह केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और सिफारिश कर सकता है। अब राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ लेते हैं, एसएचआरसी। गठन इसका धारा 21 के अंतर्गत हुआ है राज्य सरकार के द्वारा। इसकी संरचना, अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। अध्यक्ष में आपके देखेंगे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या जज रहा हो, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आपका हाईकोर्ट का होना चाहिए, ठीक है। और सदस्य क्या है? हाईकोर्ट का जज, जिला जज, और 7 साल का अनुभव प्लस मानवाधिकार विशेषज्ञ अगर आप हैं तो आप इसके एसएचआरसी के सदस्य बन सकते हैं। इसकी नियुक्ति धारा 22 राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर किया जाता है। समिति में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता जो आपका केंद्र स्तर पर होता है जहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका राज्य स्तर पर चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि यह स्टेट वाला है। स्टेट के लिए आपका जब गठन होगा तो आपका एसएचआरसी के हिसाब से राज्य के लेवल पर चीज़ें आ जाएंगी। हटाया जाना क्या है? महत्वपूर्ण देने की नियुक्ति जो है, नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है। धारा 5 वाली प्रक्रिया से, धारा 5 में क्या है? पद से हटाना। क्या है? पद से हटाना, ठीक है। और कार्यकाल इनका 3 और 70 पूरा वही रहता है। मानवाधिकार न्यायालय क्या है? अध्याय 6। धारा 30 में राज्य सरकार यानी कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से होता है और प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय घोषित कर सकते हैं। धारा 31 में क्या है? प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होगा जिसे 7 साल की वकालत का अनुभव होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके पूरा रिवाइज करो अच्छे से, फिर आगे बढ़ो। वित्त, लेखा और विविध अध्याय 7 और 8, जैसे आपका 7 और 8 एक ही में यहाँ पर आ गया है। जैसे ये अध्याय तो मैंने बनाए हुए हैं भाई, ठीक है, ये अध्याय मैंने बनाए हुए हैं।
ठीक है, चलो धारा 36 है आपका, जो आपका आयोग किसी ऐसे मामले की जांच नहीं करेगा जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया हो। मतलब 1 साल आपके पास सीमा है। जो आपका एसएचआरसी या फिर एनएचआरसी होता है, उसमें क्या होता है, ये चाहे वो आपका एसएचआरसी हो या फिर एनएचआरसी हो, एसएचआरसी हो या फिर एनएचआरसी हो, दोनों क्या होते हैं, अगर कोई घटना हुई है उसकी जांच करनी है तो आर्टिकल 36 के तहत आपका समय सीमा जो रहती है वो साल भर की रहती है। कितने साल, 1 साल की समय सीमा रहती है। अगर आप उसको हो गया तो टाइम वैलिड हो जाता है, उसके बाद आप उसकी जांच नहीं कर सकते हैं। जांच एजेंसी की धारा 37 में बताया गया है, आयोग किसी भी पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है। नियम बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास होती है। एसएचआरसी के लिए राज्य बनाएगा, एसएचआरसी के लिए राज्य बनाएगा, और केंद्र के लिए आपका एनएचआरसी बनाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप यूपी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ रहे हैं। बाकी आप पढ़ तो सभी के लिए रहे हैं, ठीक है। बाकी यूपी का है तो आप यूपी को थोड़ा सा ध्यान में देकर के पढ़ेंगे, ठीक है। यह खंड यूपी की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे गठन जो आपका यूपी एसएचआरसी का हुआ था, वो आपका 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। इसकी अधिसूचना जो हुई थी 1996 में जारी हुई थी, लेकिन प्रभावी गठन जो हुआ था 2002 में हुआ था। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी संरचना में यूपी विशिष्ट यानी कि 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य यानी कि 3 सदस्यीय आपका निकाय है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और रिमूव किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, सीएम की अध्यक्षता वाली समिति की सलाह पर। कार्यकाल 3/9/70। प्रथम अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति एपी मिश्रा थे, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष जो है आपका 24-25 की स्थिति में आपका न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण आपके वर्तमान के एसएचआरसी के अध्यक्ष हैं। तो आप प्रथम वाला जरूर याद रखेंगे और वर्तमान वाला भी आप याद रखेंगे। आयोग के कार्यों के बारे में नजर डाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची सेकंड जो राज्य सूची है, और जो सूची 3 मतलब जो तीसरी सूची, उसको संवर्ती सूची कहते हैं, कि विषयों में संबंधित मानवाधिकार की हनन अगर हुआ है तो वो उसकी ये जांच करेगा, ठीक है। शिकायत होने के बाद अगर 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया तो वहाँ पर कोई अधिकार नहीं रहता है आयोग के पास भी कि उसकी जांच करे, क्योंकि ऐसे टॉप मुद्दों को तुरंत देखना चाहिए, ना कि 1 साल के बाद। एनएचआरसी के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे फैक्ट शीट है, जैसे यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी थे, ठीक है। और वर्तमान अध्यक्ष आपका न्यायमूर्ति, एनएचआरसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एनएचआरसी, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एनएचआरसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे 1993 से लेकर के 1996 तक। अगर यूपी की बात करोगे, यूपी, तो न्यायमूर्ति एपी मिश्रा थे। यूपी के आपके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके न्यायमूर्ति एपी मिश्रा। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 2002 से लेकर के 2005 तक, ठीक है। चलो, प्रमुख वाद पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसका विषय ये था कि मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। इसमें क्या हुआ था कि जोगिंदर कुमार ने एक रिट नहीं, मतलब एक पीआईएल टाइप का जारी की, मतलब अरे क्या बोलते हैं यार उसको, पीआईएल डाली, जिसमें मनमानी गिरफ्तारी हो जाती थी पहले, तो उस पर रोक लगाने के लिए कहा गया था। इसमें इसमें हुआ क्या, फैसला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल संदेह पर गिरफ्तारी नहीं होगी, ना होनी चाहिए। पुलिस की गिरफ्तारी का ठोस कारण बताना होगा और आरोपी को अपने वकील परिजन से संपर्क करने का पूरा अधिकार होता है, ठीक है। डीके बासु केस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 में जो हुआ था, इसमें क्या होता, मतलब हिरासत में मौत और गिरफ्तारी के नियम के बारे में उल्लेख इसमें किया गया। जैसे आपका पहला फैसला क्या इसमें आया, गिरफ्तारी के लिए 11 दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें आपका अरेस्ट मेमो तैयार करना अनिवार्य किया गया। यह मानवाधिकार के सबसे बड़ा केस माना जाता है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट केस आपका ये हो जाता है, टीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। और मैं आपको टोटल छः केस बताऊंगा, इसमें से आपका एक इस बार यूपी पुलिस में देखने को मिल जाएगा, 1 से 2 हो सकता है, 6 में से 4 या 5 देखने को मिल जाए आपको अलग अलग शिफ्ट में। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 में हुआ था। इसमें था हथकड़ी लगाना, हथकड़ी यानी कि फैसला कुफरी। इसमें फैसला क्या है, कोर्ट ने कहा कि कैदियों को सार्वजनिक रूप से हथकड़ी लगाना उनकी गरिमा आर्टिकल 21 के खिलाफ है। हथकड़ी केवल चरम परिस्थितियों में ही लगाई जा सकती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने कोई छोटी मोटी चोरी कर ली तो आप हथकड़ी लगा करके खींचते हुए जेल ले जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर सकते हैं। जनरली पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं कि छोटा सा भी अपराध होगा तो आप क्या करेंगे, हथकड़ी लगा लेंगे, है ना, रस्सी में बांध के आपको ऐसे पकड़ के चलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आप उसका विरोध कर सकते हैं। किसका हवाला देकर, तो प्रेम शंकर शुक्ला बनाम
दिल्ली प्रशासन जो 1980 में आबाद हुआ था उसमें आप इसका कर सकते हैं। फिर बात आती है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। 1978 का एक केस है, इसमें था एकांत कारावास और जेल यातना। इसमें फैसला क्या आया? कैदियों के लिए भी मौलिक अधिकार होते हैं, अमानवीय तरीके से एकांत में रखना असंवैधानिक है। ठीक है। फिर आपका आया नीलवती बोहरा। अरे फिर आपका आया नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, जो आपका 1993 में आया था। विषय क्या था इसका? राज्य का दायित्व और मुआवजा क्या होता है। तो इसमें राज्य की जिम्मेदारी को यहाँ पे वर्णित किया गया था, जिसमें आपका फैसला आया हिरासत में मौत होने पर राज्य को पीड़ित परिवार को मुआवजा देना होगा, यह सख्त दायित्व का सिद्धांत है। ठीक है। तो सख्त दायित्व का सिद्धांत आपका कब बताया गया? तो नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 में बताया गया। फिर आप छठे वाले से परिचित आप बहुत अच्छे से होंगे। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में जो हुआ था, विदेश जाने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। फैसला क्या है इसमें? इसमें क्या हुआ था, एयरपोर्ट पर ही इनको हथकड़ी लगा दी गई थी, एयरपोर्ट पर इनको पकड़ लिया गया था। ठीक है। और इसमें फैसला क्या है? अनुच्छेद 21 की व्याख्या को व्यापक किया। जीने का अधिकार का मतलब केवल सांस लेना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना होता है। तो ठीक है, मेनका गांधी बनाम, ये मेनका गांधी वाला केस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, मैग्ना कार्टा को मानवाधिकारों का ग्रेट चार्टर भी कहा जाता है। मानवाधिकारों का प्रहरी जो है आपका, वो एनएचआरसी को कहा जाता है। एनएचआरसी के पास दंडात्मक शक्ति नहीं है, यह केवल सिफारिश कर सकता है। इसे अक्सर दंत विहीन बाघ भी कहा जाता है। एनएचआरसी आपका क्या कर सकता है? जांच करवा सकता है, सिफारिश कर सकता है कोर्ट से कि इसको ऐसी ऐसी सजा दी जाए, लेकिन जो सजा देगा वो उसका काम कोर्ट का ही होगा। एनएचआरसी आपका सजा नहीं देता है। ठीक है। यानी कि एनएचआरसी या फिर एसएचआरसी या कोई भी स्टेट आपका जो आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहां पर आपको पनिशेटिव पावर उनके पास नहीं होती है। चलिए, पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पर एडवांस फैक्ट्स और सेक्शंस के बारे में बताया गया, इसको हम देखेंगे अब। इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़ लेते हैं। जो आपके जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपका मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1948 में यूडीएचआर आपका अपनाया गया था। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1945 में यूएन चार्टर आपका लागू हुआ था। 26 नवंबर भारत का संविधान दिवस, अधिकारों का मूल स्रोत है आपका। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं के मानवाधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती होती है। समानता और सामाजिक न्याय, खैर समानता शब्द को अब एक मजाक के रूप में ले लिया गया है। ठीक है। और 10 अक्टूबर को विश्व मृत्युदंड विरोधी दिवस, जीने का अधिकार है तो आपका 10 अक्टूबर में मनाया जाएगा। आयोग की स्थापना और प्रमुख व्यक्तित्व तो समझ लेते हैं। जैसे आपका संयुक्त राष्ट्र स्तर पर अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो मानवाधिकार आयोग जो है आपका, इनकी यूएन कमीशन है, इसका गठन 1946 को हुआ था। इसकी पहली अध्यक्ष जो थी आपकी एलिनोर रूजवेल्ट, इन्होंने ही यूटीएचआर का मसौदा तैयार किया था। एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, ये रट के चलिएगा। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त में यूएन हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स से पद का सृजन कब हुआ था? 1945 में वियना कन्वेंशन जो हुआ था, उसमें आपका ये घोषणा के बाद में हुआ था। मतलब इसके जो पद के सृजन की बात की गई थी, वियना कन्वेंशन के में कर दी गई थी। प्रथम उच्चायुक्त जोस आयला लासो, जो इक्वाडोर से थी। उसके वर्तमान उच्चायुक्त जो 24-25 में है, वो आपके हैं वोल्कर तुर्क। वोल्कर तुर्क जो हैं आपके, ये ऑस्ट्रिया से आते हैं। ठीक है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना आपका 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। इसकी प्रकृति का सांविधिक निकाय है, यानी कि स्टेचुरी बॉडी है, ना कि संवैधानिक है। ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में सरदार पटेल भवन, मानवाधिकार भवन इसको नाम से जानते हैं। आपका अगर आ जाए सरदार पटेल भवन का संबंध किससे है, तो अब मानवाधिकार आयोग का आपका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है वो। अधिकार मतलब अध्यक्षों की सूची, प्रथम अध्यक्ष इसके न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी थे 1993 से 96 तक। और द्वितीय अध्यक्ष जो है इनके न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकट चिलैया थे। इन्हीं के समय 1993 में एक्ट की समीक्षा हुई थी। सबसे लंबा कार्यकाल आपका न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्ण का था। ठीक है। और वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। ठीक है। और आपके वर्तमान में से 24-25 के जैसे श्री विजया भारती साइनी कार्यवाहक हैं, या जो भी नई नियुक्त हो। आप उस टाइम जब एग्जाम होगा ना आपका, तो उस टाइम पे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है। अभी तो खैर यही है। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य मानवाधिकार आयोग, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य यूपी एसएचआरसी का गठन आपका कब हुआ था? अधिसूचना 7 अक्टूबर 2002 को।
इसका जो एक्ट आया था वो 1996 में अपना लिया गया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और ये आपका एक 3 सदस्यीय आपका निकाय है। यूपीएसएचआर के अध्यक्षों की सूची की बात करें तो आपको जो प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एपी मिश्रा जी थे, ठीक है ना, जस्टिस एपी मिश्रा जो थे आपका वो प्रथम अध्यक्ष यूपीएसएचआरसी के थे। द्वितीय प्रमुख जो आपके न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा थे, सबसे लंबा सा कार्यकाल इन्हीं का था। पूर्व अध्यक्ष यानी कि अभी जो वर्तमान में है उनसे पहले कौन था, वो पूर्व से न्यायमूर्ति एस रफत आलम थे और अभी वर्तमान में आपको जो न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण है, याद रखेंगे इसको। जैसे अन्य राज्यों के समझ लेते हैं, है ना, कुछ आ जाता है जैसे, तो आप जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल 1995 में सबसे पहले गठित होने वाले राज्यों में से एक आता है, और मध्य प्रदेश का 13 सितंबर 1995, राजस्थान का 2000 में और महाराष्ट्र का 2001 में। बाकी और याद कर लेंगे अगर आपका मन होगा तो। सशस्त्र बल और मानवाधिकार आयोग का संबंध क्या है उसको समझिए। इसका वर्णन आपका धारा 19 में किया गया है। यह धारा आयोग के हाथ बांध देती है, मतलब इसकी इस फील्ड में जहाँ पर आर्म फोर्सेज एंड ह्यूमन राइट्स दोनों की बात चलती है, वहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन राइट्स की जो मतलब आयोग रहता है वहाँ पे उसके उस पर शक्तियों पर कुछ रोक लगा दी जाती है। विशेष रोकें होती हैं, जैसे मानवाधिकार हनन का आरोप सशस्त्र बलों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री पर अगर होता है तो उसका सुनवाई अलग से होती है। आयोग सीधे जांच नहीं कर सकता है। वह केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर रिपोर्ट देनी होती है। आयोग सिफारिश कर सकता है लेकिन सेना को दंडित नहीं कर सकता। सरकार को बताना होगा कि उसने सिफारिश पर क्या कदम उठाए। ठीक है, आप समझ लेते हैं टॉप 25 सुपर सॉलिड जो धाराएं हैं आपकी मानवाधिकार अधिनियम 1993 की। 1 में क्या परिभाषा दी गई है, 3 में एनएचआरसी का गठन दिया गया है, धारा 4 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 4 में है, 5वें में अध्यक्ष सदस्यों को हटाया जाना त्यागपत्र और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद कदाचार और आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। एसएचआरसी की हटाया किसके द्वारा जाता है, आपका राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, और जो धारा 6 में कार्यकाल है 3 वर्ष और 70 वर्ष, इसको अपडेट किया गया था 2019 में। धारा 10 में क्या है, प्रक्रिया का विनियमन है, आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं तय करेगा। धारा 12 में आयोग के कार्य है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट धारा है आपकी, यहाँ पर लिखा हुआ है। धारा 13 क्या है, जांच की शक्तियाँ। ठीक है, और 13 में आपका अन्वेषण करना, जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना आपका धारा 14 में है। धारा 19 में क्या है, सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया बताई गई जिसमें सीमित शक्तियाँ आपका आयोग को प्राप्त हैं, वो आपका धारा 19 में बताया गया है। अब अध्याय 5 जो आपका वहाँ पर था, मैंने मेरे हिसाब से जो अध्याय 5 था उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। जैसे आपका जो धारा 21 है इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग है। ठीक है, फिर आपका धारा 22 में क्या है, एसएचआरसी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति है। 23 में एसएचआरसी के अध्यक्ष सदस्यों को हटाया जाना है। 24 सदस्यों का कार्यकाल है। ठीक है, और कार्यकाल सबका वही रहता है 370। धारा 26 में राज्य आयोग के सदस्यों की सेवा और शर्तें हैं। फिर आप समझिए धारा 30 में क्या है, मानवाधिकार न्यायालय है। 31 में विशेष लोक अभियोजक हैं। ठीक है, और 32 में क्या है, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान है। और धारा 33 में क्या है, राज्य सरकार द्वारा अनुदान है। और धारा 36 में क्या है, परिसीमा है, आयोग 1 साल में पुराने मामलों की जांच नहीं करेगा। धारा 37 क्या है, विशेष जांच दल एसआईटी या पुलिस अधिकारियों की सहायता लेना आपका धारा 37 में है। और धारा 43 में क्या है, नियम बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास होगी। कंटेंट एकदम भाई सुपर सॉलिड है, आप इसको पढ़ के जाइए आंखें बंद करके, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, बस काफ़ी है। एनएचआरसी के जो अध्यक्ष थे, जो आपके जो 2019 में बदलाव जो हुए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये भैया तो ऐसे ऐसे बता दे रहे हैं कि 370 है, उससे पहले क्या हुआ करता था ये भी तो बताइए। देखो यहाँ पर छूटा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, भरोसा करके चलना आप। एनएचआरसी का यह भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। अब क्या है, सीजीआई का या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश रहा हो तो आपका एनएचआरसी का अध्यक्ष बन सकता है। कार्यकाल 5-70 होता था पहले, अब 370 है। पुनर्नियुक्ति केवल 5 साल के लिए पात्रता थी और अब पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, मानवाधिकार सदस्य 2 सदस्य था, अब 3 सदस्य निकाय है। ठीक है, और जिसमें से 1 महिला को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और पदेन सदस्य को 4 आयोगों के अध्यक्ष, SC ST महिला अल्पसंख्यक, अब क्या 7 आयोगों के अध्यक्ष हैं। वेतन भत्ते केंद्र सरकार तय करती है, किसके, अध्यक्षों के। लाभ अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट एनएचआरसी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है, संसद में रखी जाती है। और इसी तरीके से स्टेट में से एसएचआरसी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है, जिसमें आपके विधानमंडल में रखी जाती है। समिति का अध्यक्ष एनएचआरसी का जो आपका अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और जो एसएचआरसी के लिए जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं।
ठीक है। इसके सदस्यों की जो जो नियुक्ति वाली समिति होती है उसके अध्यक्ष होते हैं, याद रखना। चलो, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में इसका गठन हुआ था। वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है, चेक कर लीजिएगा अगर चेंज होती हैं तो। राष्ट्रीय SC आयोग जो आपका अनुच्छेद 338 में है इसके, और राष्ट्रीय ST आयोग 338A में है, राष्ट्रीय OBC आयोग 38B में है। 102वें संविधान द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR 2007 में इसका गठन हुआ था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में इसका गठन हुआ था। अब समझ लेते हैं, यूपी राज्य महिला आयोग यानी कि अध्यक्ष समय समय बदलती रहती हैं। वर्तमान में आपकी बबीता चौहान हैं। ठीक है। यूपी में SC ST आयोग आपका लखनऊ में है, और यूपी सूचना आयोग जो है आपका CIC जो है आपका, उसकी नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। ठीक है। इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, मतलब इसको आप रटना है आपको। ठीक है। और धारा 36 को मत भूलना, 1 साल के बाद टाइम बैड हो जाता है, मतलब 1 साल के बाद आपका जो होगा वो केस अमान्य होगा, उस पर सुनवाई आपका NHRC नहीं कर सकता है, या फिर SHRC उस पर सुनवाई नहीं कर सकता है। धारा 19 को मत भूलना, सेना पर आयोग का डंडा नहीं चलता है। ठीक है। नियुक्ति हटाना SHRC में नियुक्ति राज्यपाल करता है और राष्ट्रपति द्वारा उसको हटा दिया जाता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, खैर, है ना। आपसे ये उम्मीद रहेगी आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। बाकी आपको PDF चाहिए तो आप लिंक जो रहेगी, लिंक वो आपको टेलीग्राम की हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे बायो में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। जो आपके 40-42 मिनट की जो क्लास हुई है, इसमें कोई बकवास नहीं हुई है, कंटेंट पे बात हुई है। आप एक बार वीडियो 1.5x या फिर 2x जैसा आप कंफर्टेबल रहे उस पर देखें, और 2 बार, और मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम 4 बार, या मैक्सिमम चाहे इतना आपका मन करे उतनी बार रिवीजन कर लो। आपका 4 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। मिलते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी प्लीज़, और सब्सक्राइब जरूर करना यार, है ना, मेहनत लगती है। और कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।